नमस्कार, मैं अभिषेक पूनम से। और क्या हो सकता है कि इस पॉडकास्ट पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। हमारे यह पॉडकास्ट रिश्तों पे आधारित है और रिश्तों पे आधारित बहुत सारे ऐसे रिश्ते जो कि बनने से पहले टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उन रिश्तों को समेटने का कार्य हमारा यह पॉडकास्ट और क्या हो सकता है के माध्यम से हम करना चाहते हैं। हमारे इस परिवार में जो भी सदस्य जुड़े हैं और जितने सदस्यों को हम जोड़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी यह टीम, हमारे यह परिवार एक ऐसा संयुक्त परिवार बने जिसके भी घर में, जिसके भी रिश्तों में कोई भी तकलीफ, कोई भी समस्या अगर आती है तो सारा परिवार मिलकर एकजुट होकर उसे सही करने की, उसे मार्गदर्शन देने की पूरी कोशिश करें। और इस एक छोटे से पहल की, जो छोटा सा पहल हमने इस और क्या हो सकता है के माध्यम से किया है, वो माध्यम बिना आपके सहयोग के, बिना आपके सपोर्ट के बिल्कुल ही अधूरा है। तो मैं चाहूंगा कि इस कार्य को आप सभी मिलकर एक सहयोग दें, भरपूर सहयोग दें, ताकि हमारे पॉडकास्ट कहीं ना कहीं आपके बीच आपकी समस्याओं को, जो कि रिश्तों से जुड़ी है, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, मैं और किसी चीजों की बातें नहीं कर रहा, हम हमारे यह पॉडकास्ट और क्या हो सकता है सिर्फ रिश्तों में जो भी तकलीफें हैं या तकलीफों के समझने की मैं आपको एक बात बता दूं कि बहुत सारे रिश्ते विदाउट कम्युनिकेशन खराब हो जाते हैं। आप बहुत सारी बातें शायद किसी से शेयर ना कर पाए, पर हम चाहते हैं कि हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से आप अपने बातों को रखें, अपनी समस्याओं को बताएं, ताकि एक व्यक्ति आपकी उन बातों से कुछ सीख सके और सीखने के साथ साथ अपने रिश्तों को दुरुस्त कर सके। इसी के साथ मेरे साथ हैं प्रेम कुमार प्रेम जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रेम कुमार। हमारे पॉडकास्ट और क्या हो सकता है में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि अभिषेक जी ने बताया कि ये हमारा पॉडकास्ट रिश्तों पे आधारित है। आज हमारे रिश्तों में जो गैप है, जो दूरियां बढ़ रही हैं, उस पे आधारित है हमारा पॉडकास्ट, जिसमें हमारी ये कोशिश है कि शो के जरिए उन रिश्तों की कमियों को, बिखरते रिश्तों को संवारा जाए, और बस यही हमारा एक काम है। तो आइए चलते हैं। और क्या हो सकता है कि इस पॉडकास्ट पे मनोज जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपको सच में डायरेक्टर बनना है फिल्मों का, तो आपके पास मनी की पावर होनी चाहिए। क्यों? मैंने कहा ना, जैसे आपने पूछा था कि शादी आपने क्यों नहीं किया, ना ही मैं उसके साथ छल कर सकता हूँ, ना ही मैं उसके साथ उसको धोखा दे सकता हूँ। ठीक होली वाले दिन मेरे पिताजी का एक्सीडेंट होता है, तो डॉक्टर ने वहां से रेफर कर दिया। रात को 12:30 बजे आई हैव नो मनी। तो आप पैसा कमाते हो किसके लिए? किसके लिए हम पैसा या कोई भी चीज कमाते हैं? इसलिए कि फैमिली को हम अच्छे से रख पाए, रखा। हाँ, अपनी फैमिली की और अपनी जरूरतों को हम फुलफिल कर पाए, जोड़ पाए। जो भी पैसे हैं, करोड़ों या कुछ लोग हजारों जोड़ लेते हैं, कुछ लोग लाखों, कुछ लोग करोड़ों, कुछ लोग अरबों वाले भी हैं, बिलियनियर्स, मिलियनियर्स। हाँ भाई। तो अब मेन चीज, मुद्दा ये है कि जब आप घर से जाते हो सुबह के 7 बजे और रात को आते हो, बहुत सारे ऐसे घर में कलेश होते हैं। आप थक के हार के आते हो, उसके बाद में घर फैमिली को अगर आपने वो टाइम नहीं दिया
आपको पता ही नहीं कि आपका बच्चा कब बड़ा हो गया। ये सिर्फ जॉब की बात नहीं है, ये है एक मेंटल सोच की बात है, आपकी मानसिकता की बात है। और वहीं पे बहुत सारे ऐसे जॉब वाले लोग हैं जो कि अपनी जॉब से शायद थोड़ा बहुत चीट कर ले, लेकिन अपनी फैमिली से नहीं करते। उनको अपनी फैमिली बहुत प्यारी है। जो अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, ठीक, वैसे दिखाने के लिए तो सभी करते हैं, लेकिन जो सच में अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, तो कहते हैं ना कि जो आप देंगे, अगर आप प्यार देंगे तो आपको प्यार ही मिलेगा, प्यार ही मिलेगा। ठीक। अगर आपने जो अपने बच्चे का परवरिश किया है तो वही चीज रिटर्न आपके पास आएगा। तो बच्चा भी आपकी केयर उतनी ही संजीदगी के साथ करेगा। जी, तो मैं वही मुद्दे पे बात कर रहा था कि अगर आप अपनी फैमिली को सजो लेते हैं तो आपको कभी ओल्ड एज होम नहीं जाना पड़ेगा, ना ही आपको कभी आपके मतलब परिवार से दूर होना पड़ेगा, ना आपका बच्चा कभी आपको छोड़ के जाएगा। सॉरी, देखिए ओल्ड एज होम, हाँ, ओल्ड एज होम, ओल्ड एज होम जो है, ये शब्द ही बता रहा है कि कहां से आया है। हमारे भारतीय संस्कृति में इस तरह के कोई शब्द ही नहीं है कि ओल्ड एज होम होता क्या है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं आज भी इस देश में जहां के लोग, जहां के वृद्ध ओल्ड एज होम नहीं जानते हैं। मतलब वो कल्पना ही नहीं कर सकते कि हमारा बेटा, हमारा पोता, हमारा नाती या हमारे परिवार के सदस्य जो भी हैं, वो मुझे किसी ऐसी जगह भेज देंगे जहां हमारा न हमारे बेटे से मिलाप हो पाएगा, न बहू से हो पाएगा, न पोते से हो पाएगा। वो तो कल्पना ही नहीं कर सकते इसकी। ओल्ड एज होम क्या है? वहां आप जीते नहीं हैं, वहां आप पल पल मर रहे होते हैं। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मैं पहले ओल्ड एज होम अक्सर विजिट करता था। मैं जहाँ भी रहा हूँ, चाहे मुंबई हो, मुंबई के भी बहुत सारे ओल्ड एज होम में गया हूँ, दिल्ली में भी गया हूँ। इवन दिल्ली में तो मैंने एक ऐसा ओल्ड एज होम देखा था जहाँ पे लोग अपने माँ बाप को जैसे एक अच्छा सा बना हुआ कमरा, जैसे आप एक होता है ना कि टेक केयर करने के लिए आपने किसी को रख दिया, तो उनकी मेडिसिन से लेके उनके ईच एंड एवरीथिंग, कपड़े धोने से लेके सारी सुख सुविधा का ख्याल रखा जाता है। उसका एक अमाउंट होता है जो कि उनके जो औलाद हैं, बच्चे हैं, वो पे करते हैं। वो वहाँ पे उस तरीके से रहते हैं। लेकिन आप सुविधाएं दे दो, लेकिन वो जो प्यार है, वो जो एक अपनत्व है, वो आप कहाँ दे पाओगे। और वो लोग क्या करते हैं, वो बूढ़े माँ बाप जो हैं जितने भी, वो एक दूसरे में ही कुछ टाइम मिलता है। बाकी तो ऐसे आप शाम का टाइम है, सुबह का टाइम है, एक टाइम मिलता है। जैसे भी ठंडी का मौसम है, तो जैसे अभी जब धूप होगा तो सब लोग साथ में बैठेंगे, उनके लिए कुछ क्रियाकलाप कराए जाते हैं ताकि वो इंगेज रहे। आप कितना भी इंगेज कर लो, मैंने सबको देखा है, हम बातें करते हैं, खुश रहेंगे थोड़ी देर, लेकिन उनका मिलेंगे, बड़ा उनको अच्छा लगता है, लेकिन आप मिल लेंगे, उनको थोड़े टाइम की वो चीज़ मिलेगा। ठीक, सपोज कि उसे अगर अपना बेटा ही देखा 10 मिनट, आधे घंटे, अब कितने देर रहोगे। मैं भी जाता था, 2-3 घंटे हो गए भाई, सबसे जेल हुआ। और मैं तो बहुत सारे एक्टिविटीज भी करता था, हंसी मजाक, खेलना कूदना, ऐसा भी करता था। हाँ, इस तरह के बहुत सारे वीडियोस भी आते रहते हैं। कैप्चर नहीं किया क्योंकि वो मेरा अपना ये नहीं था कि मैं सोशल के लिए कर रहा हूँ, वो मेरा अपना खुद का था, वो मुझे अच्छा लगता था। और जो मुझसे हो सकता था, बन सकता था, जो भी लेके जाना, जब तक मेरी अच्छी जॉब थी, बहुत बढ़िया था, तो मैं वो भी करता था। बहरहाल कहने का मतलब ये कि आप कितना भी कर लीजिए, लेकिन जो अपनापन, अपनों से जो अपेक्षा होती है ना, वो आपका गैर बहुत अच्छा कर देगा। लेकिन फिर भी एक अगले के मन में रहता है, शायद मेरा बेटा, शायद मेरी बेटी। यहीं पे बात आती है ना कि जो आपका अंतर्मन है, वो अपनों को ही ढूंढेगा। प्यार आप खरीद नहीं सकते, प्यार को आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और जो ओरिजिनल प्यार है
वो सिर्फ और सिर्फ अपनों से मिल सकता है। मतलब आपके अपने जो ब्लड रिलेशन है उनसे मिल सकता है। हो सकता है समाज में कि ओल्ड एज होम में जाने वाले वही माँ बाप अपने आप को खुश दिखाते हैं जिनके बच्चे विदेश में चले गए हैं, उन्होंने मान लिया है कि अभी वापस नहीं आएगा, तो इसलिए वो अपनी खुशी को, हाँ, उनके जैसे तमाम लोग होते हैं, तमाम लोगों में उनमें वो ढूंढ लेते हैं कि अब जिंदगी तो सर जीना है ना, जब तक ऊपर वाला ना बुलाए तब तक तो एक संसाधन चाहिए। खैर ये माया है, हर कोई माया के पीछे पड़ा हुआ है और सबको पता है एक दिन जाना है, लेकिन वो जाने और आने के बीच में कुछ ना कुछ करने को चाहिए जी। वो जब तक रहेगा तभी तक आप व्यस्त रहेंगे। आप अगर नहीं है तो फिर आप तो फिर या तो साधु है या तो महात्मा है। और साधु महात्मा के पास भी अगर कोई ना जाए कब तक साधना करे वो भी। एक होता है ना कि आप मेडिटेशन करते हो, कुछ लोग होते हैं कि बिल्कुल एकांत में रहते हैं, कुछ लोग हैं जैसे बहुत सारे आचार्य लोग हैं, अगर उनके पास लोग ना जाए, उनसे बातें ना करें तो उनकी भी हालत शायद वैसी होगी। परमात्मा तो हम करते ही हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि उनको भी तो लोग चाहिए, वो उपदेश दें तो किसे दें। बिल्कुल। वो लेने वाला भी तो चाहिए। अगर वो लेने वाला ही ना हो तो वो क्या करेंगे, उस ज्ञान का क्या करेंगे। तो कोई तो अपना होना चाहिए, तो उनके लिए वो समाज अपना है। उस तरीके से वो दोनों हाथों से दे रहे हैं, लोग दोनों हाथों से ले रहे हैं। तो ये जो हमारी एक बात मेरे जहन में थी कि ये कहीं ना कहीं पैसे और इन चीज़ों को लेके कि मोस्टली जो जेलसी की भावना है और परिवार टूटने के पीछे और बनने के पीछे एक औरत का सबसे बड़ा हाथ होता है। और कहीं ना कहीं औरत घर को बनाती भी है स्वर्ग। हाँ, अगर वो सबको लेके चलना चाहेगी तो स्वर्ग बना देगी, और सबको लेके नहीं चलना चाहेगी तो उसी जगह को नरक भी बना देगी। तो स्वर्ग और नरक जो है, जो लोगों ने व्याख्या की है, वो सब यही है। ऐसा नहीं है कि नरक कहीं अलग है, वो यही है। अगर आप सुख भोग रहे हैं तो ये स्वर्ग है। अगर आप दुखी हैं तो यही नरक है। यस। इसके अलावा कुछ तीसरी चौथी दुनिया अगर कोई सोचता है दूसरी, तो अब तो मरने के बाद किसने देखा ना। कोई इसका प्रमाण थोड़े ना है कि कोई ग्रंथों में लिखा है, ठीक है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है जी कि मरने के बाद आप कहाँ कैसे क्या। वो तो चलिए ठीक है, हमने ग्रंथ की बात हम मानते हैं। तो अब आप सर, मैंने तो बहुत सारे सवाल कर लिए। मनोज, मेरा एक सवाल है, सवाल क्या जिज्ञासा है कि आप फुर्सत के क्षणों में जब रहते हो तो क्या उसको किस तरह से यूटिलाइज करते हो, किस तरह से अपनी जीवन शैली रखते हो उस टाइम में? क्या अच्छा लगता है उस समय कि ये किया जाए फुर्सत में? फुर्सत के क्षणों में तो मैं सबसे ज्यादा अपने भतीजों के साथ समय बिताता हूँ। मेरे 2 भतीजे हैं, और फुर्सत क्या, जब भी मुझे समय मिलता है, जब भी मैं घर जाता हूँ तो मैं अपने भतीजों को ही ढूंढता हूँ। ठीक है, तो वो मेरे पास आ जाते हैं, तो मेरे जो बाहर की परेशानी है या बहुत सारी झंझावात हैं, सब एकदम किनारे हो जाते हैं। और उसका यूटिलाइजेशन मुझे लगता है, जो फुर्सत के क्षण वाली बात हो रही है, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं जी। और ऐसे नहीं कहा जाता, क्योंकि वो होते क्यों है? क्योंकि उनके पास ना कोई छल है ना कोई कपट। यस। भगवान हर कोई वही हो सकता है जिसके पास छल कपट ना हो, वो हर कोई भगवान है। बिल्कुल बिल्कुल। जो एक दृष्टि से किसी को ना देखे, होता है ना कि अच्छाई और सिर्फ बुराइयां किसी में आप ढूंढने लगो और खुद को अच्छा कहने लगो, ठीक है, तो दोनों चीजें सबके अंदर है, अच्छाई बुराई सबके अंदर है। लेकिन बच्चों का एक चीज होता है, सिस्टम होता है सर, उनको मौज, जो उनकी मौज है ना, वो हम जब बड़े होते हैं व्यस्त, क्योंकि हमें सिखाया वैसे जाता है, अब ये मत करो,
अब बच्चों को अक्सर एक आदत होती है, कोई भी बच्चा मोस्टली आप देखेंगे उसको आदत है नंगे रहने की। मोस्टली बच्चों को मैंने देखा उनको नंगे रहने की बड़ी आदत है। माँ बाप क्या 3-4 साल के जो बच्चे हैं, पहनो कपड़े पहनो, अरे नंगू ऐसे बोल देते हैं ना। क्यों? वो अपनी मौज में है, जिससे अपने कपड़े का ही सूद नहीं है, जिससे ये नहीं पता कि मेरा किधर कौन क्या देख रहा है, जो बिल्कुल ऐसे नेकेड नंगे, मतलब नंगा मतलब इंसान का दिमाग बिल्कुल खाली, मतलब उसके पास कोई भी ऐसी सोच है नहीं। तो उस वक्त जो बच्चे होते हैं वो बच्चे वाकई में भगवान के स्वरूप होते हैं, जिनके अब पास जैसे मौज की बात आप कर रहे हैं तो एक बात यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, कलाकार भी जो है वो भी मौज में रहता है। उसको ये फर्क नहीं पड़ता है कि दुनिया क्या देख रही है, दुनिया क्या सोच रही है मेरे प्रति, या दुनिया का क्या भाव है मेरे प्रति। जब आप मौज में होते हैं तो आप नेचुरल हो जाते हैं। बस इसीलिए कहते हैं कि कहीं पे हमने पढ़ा था कि मुंबई में जैसी महानगरी में ही कहीं कोई ऑडिशन देने गया था, तो जो ऑडिशन लेने वाले सज्जन थे उन्होंने कहा कि तुम में ऐसी क्या बात है, तुम में ऐसी क्या बात है कि हम तुमको अपने यहाँ मतलब कास्ट करें। तो मैंने कहा सर बहुत तो बात नहीं है, लेकिन कुछ बात है। कि क्या? कि आग बंद कीजिए। आग बंद की और पैंट उतार के वो खड़ा हो गया कि आप खोल लीजिए। कह रहे ये क्या कर रहे हो? तो समझ गए कि जो आदमी नंगा हो सकता है वो आदमी कुछ भी कर सकता है। तो ये सिर्फ एक कलाकार कर सकता है, और किसी के अंदर भूता नहीं है। तो मैं ये बात बड़े दावे से कह रहा हूं, और किसी के अंदर भूता नहीं है कि पैंट उतार के किसी के सामने खड़ा हो जाए। मतलब आप ये कह सकते हैं कि कलाकार बेहया होता है। एकदम, जितना बड़ा बेहया है और जितना शरारती है, जितना लड़ाकू है, जितना इमोशनल है, वो उतना ही बड़ा कलाकार है। क्योंकि कला में 9 रस है, और वो जो 9 रस है, एक उस 9 रस में सारी चीजें हैं। और वो 9 रस आपके अंदर तभी आ पाएंगे जब आपके अंदर विविधता होगी। आप रोना भी जानते हो, आप हंसना भी जानते हो, आप हंसाना भी जानते हो, आप गुस्सा भी जानते हो, आप शांत भी रहना जानते हो। बिल्कुल। तो ये तो 9 रस हैं, पता है सबको। बिल्कुल। तो वो जिसके अंदर आत्मसात करने की क्षमता होगी वही कलाकार हो सकता है। मनोज जी, आप हमें ये बताइए कि आप जैसे कि अपने भतीजों की चर्चा किए, और फैमिली में आप सबसे नजदीक किसके हैं आप? मैं सबसे नजदीक अगर अपने आप को अगर पाता हूं तो मेरा भतीजा बड़ा है डुग्गू। घर का नाम डुग्गू है। अच्छा। वैसे उसका नाम है अनुज। हमारे भारतवर्ष में किसी का नाम कुछ भी हमें बिगाड़ना बड़ा मजा आता है। हमें कोई ना कोई ऐसा एक आध नाम ऐसे है, मिंटू, चिंटू, चिरकुट। लोग ऐसे ऐसे नाम रखते हैं कि अब वो बच्चा बड़ा होने के बाद उससे लगता है अरे मेरा ये नाम क्या मतलब रख दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके नजदीक सबसे ज्यादा हूँ। भाई वैसे तो हर कोई अपने माँ से भी नजदीक होता है, बहन से भी नजदीक होता है, भाई से भी होता है, लेकिन अगर एक विशेषता की अगर बात करें कि अगर एक व्यक्ति की बात करें तो मैं अपने आप को उसके नजदीक सबसे ज्यादा पाता हूँ। मतलब आपका मन जो है वो कहीं ना कहीं उसमें बसता है। हाँ एकदम। और शायद अगर मैं इस आर्ट से इतने दिनों तक जुड़ा हूं और मैं जुड़े रहने का दावा करता हूं, तो उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो है बच्चे। मुझे बच्चों के साथ, मुझे अगर कहा जाए, अगर मुझसे कोई पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा सुख क्या है, तो मैं ये कहूंगा कि मैंने जो बच्चों के साथ अपने बिताए हुए जो पल है मेरे, उससे बड़ा सुख कुछ नहीं है। और हमारे एक
ऐसे एक अभ्यास में जनरली एक्टिंग में भी और थिएटर में बताया जाता है कि आप बच्चों को ऑब्जर्व करो, बच्चों के साथ खेलो, क्योंकि आप बच्चों के साथ जब बच्चे बनते हो तो आपके बहुत सारे जो बाउंडिंग रस होते हैं, जो काइंड ऑफ नाइन, तो वो कहीं ना कहीं आपके फ्लो में आ जाते आपकी वो होता है ना कि कहीं ना कहीं हम एक दूसरे बांध के रखते हैं, लेकिन बच्चों के साथ आते हैं हम खुद बच्चे हो जाते हैं। यस, आप सबसे बड़ी चीज यही है। बच्चे को ले लो तो आप बच्चे को नहीं बोलोगे हाय हेलो डियर हाउ आर यू, अब बोलो अले ले 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 कैसा है बाबू मेरा। सबसे बड़ी चीज यही है। वो आवाज भी चेंज हो जाती है, वो वर्ड्स तुतलाने वाले निकलने लगेंगे, ऐसा लगेगा कि वो बस अब वो छोटा बच्चा है, लेकिन हम आप बच्चे की तरह बिहेव करने लगते हैं। कहीं ना कहीं आप अपनी अवस्था को, आप अपनी एज को भूल जाते हैं कि आप 60 साल के हैं कि 65 साल के हैं कि 40 साल के हैं। आप उस समय अगर आप 5 साल के बच्चे के साथ बात कर रहे हैं तो आप भी 5 साल के हो जाते हैं। 5 साल के हो जाते हैं। वेरी ट्रू। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसके अंदर उसका बचपना जीवित है वही आदमी ईमानदार हो सकता है। वही आदमी जीवित है, जीवित है, जीवित भी है, वही आदमी ईमानदार भी सच में जीवित है। सच में। और तो ईमानदार तो होगा। मैं इस विधा से जुड़ के मतलब मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ, सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं इस विधा से जुड़ा और मुझे बच्चों के साथ काम करने का अवसर मिलता रहता है लगातार। नहीं, बच्चों के जब मेरा पहला शो था एक्चुअली, पलक पे झलक डिज्नी का शो था। तो डिज्नी के शो में मैंने पहली बार बच्चों की कास्टिंग तो बहुत की थी, बट वो था कि एज एन कास्टिंग डायरेक्टर मैं वो शो कर रहा था। ओके। तो उसमें बच्चे थे, एक माँ बाप थे। तो मैं जब बच्चों के ऑडिशन लेने स्टार्ट किया तो मुझे उनको उस तरीके से ट्रीट करना पड़ा। बच्चों के ऑडिशन जो मोस्टली अगर आप देखेंगे कि जो 4-5 साल के बच्चे होते हैं ना, उनसे आपको ऑडिशन लेना मतलब ऐसा लगता है बस एक माँ एक तरह बैठी होती है, बच्चा कर रहा होता है, माँ समझा रही होती है, फिर हम समझा रहे होते हैं बच्चों के साथ। बच्चे बन के उसकी ऑडिशन फिर बड़े, क्योंकि वो कंफर्ट जोन में आ जाए। कुछ बच्चे बड़े तेज तरार होते हैं, आ जाते हैं, आओ जी अंकल कर लेते हैं कुछ होते हैं थोड़े सारे लेकिन दिखते बड़े क्यूट से हैं। अब हमारा टारगेट होता है कि यार ये क्यूट वाला आना चाहिए, ये थोड़ा सा अच्छा कर दे जी जी तो चैनल पास कर देगा। तो बच्चों का तो खैर एक्सपीरियंस अच्छा है। और मैं बच्चों को लेके एक बात और कहना चाहूंगा यहाँ पे जी कि मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने घर में अपने रिलेशंस में ठीक तरह से बैठते नहीं हैं। जिनको बोला जाए खुरपाती टाइप के बच्चे होते हैं, वो खुरापात करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हाँ, तो जब हम उन बच्चों के साथ जब हम एक थाली में सजो करके मतलब एक मंच पे जब हम ले आते हैं तो उनके जो मतलब मदर फादर हैं, माता पिता हैं, वो कहते हैं कि सर हमने तो कभी कल्पना ही नहीं किया था कि मेरा बच्चा भी ऐसा कर सकता है, कैसे आपने इससे करा लिया। बच्चों का जो स्वभाव है कि एक थाली है, बच्चों का स्वभाव और मेढक का स्वभाव बराबर है। एक को आप पकड़ के रखेंगे तो दूसरा निकल जाएगा, दूसरे को पकड़ेंगे तो तीसरा निकल जाएगा। तो बच्चों का स्वभाव भी ऐसा ही है। तो उन बच्चों को सजो करके एक जगह पे एक सिस्टम में ले आना, एक प्लेटफॉर्म पे ले आना, एक ग्रुप में काम कराना, ये एक बहुत बड़ा आर्ट है। शायद मैं उसको जी रहा हूं तो मैं ये बात कह पा रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मैं एक आपको किस्सा बताऊं, मैं जहां पढ़ाता था एज ए ड्रामा टीचर, तो वहां एक बच्चा था। वो बच्चा थोड़ा दिमाग से कमजोर था। तो सारे बच्चे भाई जो जनरल जो बच्चे हैं उनका बिहेवियर उनके प्रति थोड़ा अलग सा होता है। तो टीचर्स का भी, हालांकि टीचर्स कोशिश करते हैं कि हम इसमें मतलब इसको डेवलप कर सके, इसके अंदर सुधार की प्रक्रिया में आ जाए। तो मैं वहां एक प्ले करा रहा था। तो जब मैंने उस बच्चे को कास्ट किया तो पूरे स्कूल ने विरोध किया
क्या कह रहे सर, वो बच्चा ठीक से मतलब 2 का पहाड़ा नहीं बोल पाता है, आप उसको क्या नाम है कास्ट कर लिए, पूरा कार्यक्रम चौपट हो जाएगा। तो हमने वहां उस दिन बड़ा ही स्ट्रिक्टली मतलब मेरा रवैया रहा, हमने कहा कि कार्यक्रम चौपट हो जाए, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो लोगों ने कहा अरे कार्यक्रम चौपट हो जाएगा तो स्कूल की बेइज्जती हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, दुनिया भर की बातें। हम कहे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसको मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और मैं बता रहा हूं, मैंने उस बच्चे से काम कराया और उस बच्चे ने ऐसा काम किया, उसके मदर फादर रोने लगे कि सर मैंने कल्पना नहीं किया था कि मेरा बच्चा भी कभी मंच पे आएगा। उनके लिए तो बहुत बड़ी बात होगी ना एक्चुअली। उन्होंने ऐसे ही कहा, देखिए मेरे आंखें भर गई, ऐसे बच्चों के साथ में उन्होंने ऐसे ही कहा कि मैंने कभी कल्पना नहीं किया था कि मेरा बच्चा भी इस तरीके से मंच पे आ जाएगा। मैं तो आपकी बहुत, हम कह रहे नहीं मेरा ये काम है, मुझे यही प्रूफ करना था कि जो कोई नहीं कर सकता है वो मैं कर सकता हूं, करा भी सकता हूं। सबसे पहली चीज क्या है कि जो हम लोगों ने सीखा है वो ये है कि आपको सामने वाले के ऊपर फेथ करना पड़ेगा। तैरना वही आदमी सीखता है जिसको लोग पानी में छोड़ते हैं। सही बात है। जब आप छोड़ेंगे, जब वो नीचे जाएगा तो हाथ पैर मारेगा, लेकिन ये पता होना चाहिए कि उसको कितने गहरे पानी में छोड़ना है। बिल्कुल। तो इसीलिए जो भी तरणताल की व्यवस्था होती है कि उनको पता है कि भाई बच्चा जाएगा तो डूबेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं जो एक्सपीरियंस होता है, तो एक्सपीरियंस का मतलब यही होता है कि आपको पता होना चाहिए कि उसको कितने पानी में छोड़ना है। तो मैंने उस बच्चे के ऊपर फेथ किया, और मेरा पता नहीं क्यों, ये शायद मेरा नेचर है या क्या है, कि जिसको आप मना करेंगे कि आप इससे नहीं करा पाएंगे, मैं उसी से काम कराता हूँ, वही काम करेंगे। क्या बात। एक स्कूल है यहीं चांदमारी पे, मैं बता रहा हूँ एक और किस्सा। उस स्कूल में बच्चे इतने शैतान थे कि टीचर से लेके पूरा स्कूल प्रशासन परेशान। तो हम गए, तो वहां कोऑर्डिनेटर थी, उनसे हमारी मीटिंग हुई। तो कहे ठीक है सर आप कराइए। हम के जितने भी शैतान बच्चे हैं सबको हमारे क्लास में भेज दीजिए। कह रहे सर आप काम कैसे कराएंगे, वो आपको बैठने नहीं देंगे। दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप छोड़ दीजिए। 40 शैतान बच्चे 40 की संख्या में मेरे पास आए, और सिर्फ 4-5 दिन उन्होंने मेरे साथ काम किया। और उसके बाद वहां की कोऑर्डिनेटर, वहां के प्रिंसिपल, वहां के टीचर्स सब हैरान रह गए कि ये वही बच्चे हैं। वहां क्लास में शीशा लगा हुआ था, डोर के में शीशा लगा हुआ था। तो उधर से आके देखी कि वही बच्चे हैं जो एक सर्कल में बैठ के प्रॉपर काम कर रहे हैं। जो मेरे क्लास में कभी किसी को कुछ कर दे रहे हैं, कभी किसी की चोटी खींच दे रहे हैं, किसी के शर्ट पे कुछ कर दे रहे हैं, लिख दिया कुछ। तो ये क्या है कि सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपको सामने वाले के ऊपर इतना विश्वास दिखाना है, इतना विश्वास दिखाना है कि जितना उसके ऊपर किसी ने न दिखाया हो। इसीलिए कहते हैं कि जो क्लास का सबसे शैतान बच्चा है उसको आप मॉनिटर बना दीजिए, देखिए उसके अंदर कैसा परिवर्तन आता है। तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी है, इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जो जिम्मेदारी का बोध है वो अगर आपको करा दिया जाए तो आपके अंदर अभूतपूर्व परिवर्तन है। और संभावना, मुझे तो लगता है संभावना हर किसी के अंदर है। और मैंने पहले ही कहा कि जो आपका ये टाइटल है और क्या हो सकता है, और क्या इसमें अपार संभावनाएं हैं। क्या बात है, अपार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी इस बात पे मुझे एक बात याद आ गई, जैसे बच्चों को आपने बोला ना कि जिम्मेदारी सौंप देना। तो हमारे यहाँ जब बच्चे बहुत नालायक हो जाते हैं, बच्चे मतलब बड़े गलत संगति में पड़ जाते हैं, तो हमारे यहाँ बोलते हैं शादी करा दो। तो भाई शादी कराने का मतलब ये कि जिम्मेदारी का बोझ उसके ऊपर पड़ गया।
तो 6 महीने नहीं, साल भर नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, कभी साल में आते आते ट्रैक पे आ ही जाएगा। आप हमारे YouTube के दर्शकों को और क्या हो सकता है कि पॉडकास्ट से क्या कहना चाहेंगे? मैं आप सभी को यही विनती करता हूं, निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप और क्या हो सकता है कार्यक्रम को इतना पॉपुलर कर दे कि आपको भी गर्व हो कि मैं भी इसका हिस्सा बन पाया। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हम बेल आइकन्स को दबाएं। हम आप सभी से ये निवेदन करते हैं जी। कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारा ये परिवार और बढ़ सके और आप भी हमारे परिवार का हिस्सा बन सके। और प्लीज अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ हमारा ये पॉडकास्ट जरूर शेयर करें। और दूसरी बात, मैंने कहा आपकी जो भी समस्या हो, आपकी लाइफ में अगर लगता हो कि आपके रिलेशन में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है जो बातों से सुलझाई जा सकती है, उस पर बात की जा सकती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमें मेल भी कर सकते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे ऑलरेडी दिख रही होगी। मेल कीजिए अगर आप चाहेंगे या आप चाहेंगी या जो भी हैं। यदि आपका नाम और शहर गुप्त रखा जाए तो हम सिर्फ मुद्दे पे बात करेंगे, जिससे आपको रिलेट हो जाएगा कि ये आपकी बात हो रही है, ये आपकी उस व्यक्ति विशेष के बारे में बातें हो रही हैं जो आप अपने आप से नहीं कह पा रहे, या शायद आप कहना चाहते हो या चाहती हो या जो भी हो, वो बात हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से उन तक कन्वे हो जाए, वो भी बड़े ही सरल भाषा में। तो इसलिए हमारे पॉडकास्ट को सपोर्ट कीजिए और जल्द मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तो जय हिंद, जय भारत। और मैं एक बात यहाँ पे इंक्लूड करना चाहूंगा जरूर कि और क्या हो सकता है, ये एक ऐसा मंच है जहां आपकी बड़ी से बड़ी समस्या का निदान हो सकता है, अगर आप चाहें तो हम आप सभी सुधी दर्शकों का अपने इस मंच पे स्वागत करते हैं। हाँ, और ये भी बहुत अच्छी बात है, यदि आप हमारे मंच पे आना चाहें, विजुअली बैठना चाहें और ये पॉडकास्ट आपके साथ करें, आपको लगता है कि आप अपनी कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो अपने लाइफ से रिलेटेड, अपने रिलेशन से रिलेटेड, तो आपका मोस्ट वेलकम है। यदि आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको कॉल करेगी, अपना एड्रेस बताएगी और आपको कम्युनिकेट कर लेगी, आपको डेट दे देगी, आपकी टाइमिंग डिसाइड कर देगी और उस दिन आपको आना है और हमसे बातें करनी है। और क्या हो सकता है, अपार संभावनाओं का केंद्र है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। बनारस में कहते हैं कि नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शंभू। क्या टाइम हो गया? रात का 2 बजे।